तो आज एक बार फिर से आपका मैं एमएक्स क्लासेस में बहुत वेलकम करता हूँ। हाल चल बताइए, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है आप लोग में? ठंड वंड बहुत बढ़ गई है दोस्त, है ना? बहुत बचा के रहिए, आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टर्म सेकेंड्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिया है मेरे चैनल ने, और टर्म सेकेंड की एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर्स का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपके साथ, आपके लिए लग गए हैं हम लोग। टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग कैसा था, हमारे लेक्चर्स कैसे थे, ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट थे, जो ऑनलाइन से जुड़े थे, उन लोगों का रिस्पांस काफ़ी बेहतर रहा है। और उम्मीद करता हूं बेटा, और आप यही कोशिश भी हम लोग की रहेगी, बस आप लोग का अप्रिसिएशन हम लोग के साथ चाहिए। बिकॉज जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं, जितना कॉन्सेप्ट देते हैं, उतना आप अपने एकदम 100% श्योर होकर अपने पास रखते जाइए। टर्म सेकेंड का कोई भी एग्जाम आप पास करके जाओगे, ठीक है ना? अच्छा, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 सीबीएसई के लिए मैं लेके आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड के जो टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग साइंस का सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत सी टॉपिक तो इसमें से जो है कि कोविड के चलते जो है कि डिडक्ट कर दी गई है अप्रॉक्स में 30%। सो इस चैप्टर से भी बहुत से टॉपिक्स को कट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। पर जो टॉपिक सिलेबस में है, सबसे पहले तो हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे बेटा, और उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये चैप्टर मतलब ये समझ लीजिए कि क्लास 10th का ये चैप्टर लड़का पढ़ रहा है ना, तो 11th में जो भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा, अगर ये चैप्टर एकदम क्लियर है तो 11th में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। 11th की क्लास मैं लूँगा तो मैं बताऊँगा। 12th में भी इसका बहुत रोल है। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनेगा कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल के अपने सिलेबस को कवर कर लें। आफ्टर दैट फिर से जो है कि कुछ पॉइंट्स ऐसी होंगी जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर कॉम्पिटिशन्स के लिए और नेक्स्ट क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनको भी हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चैप्टर का नाम है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले नाम है कार्बन। कार्बन नाम तो बहुत सुना है ना, क्या है ये कार्बन? तो बेसिकली क्लास 10th का पढ़ने वाला लड़का तो यही बताएगा कि सर ये कार्बन जो है ये ग्रुप नंबर 14th का, कौन से ग्रुप का? ग्रुप नंबर 14th का फर्स्ट मेंबर है। फर्स्ट मेंबर है जो कि पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में आता है। अब ये ग्रुप नंबर 14th क्या है, पी ब्लॉक क्या है, तो नॉर्मल थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता है ना कि एसपीडीएफ ब्लॉक क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है। नहीं पता है तो मेरी केमिस्ट्री की बेसिक लाइव क्लास चली थी, जाके अभी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा, उसको देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद का जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें तो एक एक पॉइंट को एकदम ओपन करके दिखाया जाएगा, ठीक है ना? पूरी पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट्स को लड़के रट जाएंगे। फिलहाल में कार्बन के लिए मैंने बात किया, तो कार्बन के लिए बता दिया गया कि सर ये 14th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है जिसका नाम है कार्बन। पी ब्लॉक का एक एलिमेंट्स है। अगर बेटा इसके मैं सिंबल की बात करूं कि ये बताओ अगर एलिमेंट है तो इसका कोई सिंबल भी होगा ना, तो जाहिर सी बात है इसका सिंबल होता है सी। एलिमेंट है तो इसका कोई एटॉमिक नंबर भी होगा, तो लड़का बोलेगा सर एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, लड़कों को पता होना चाहिए, नहीं है तो सीखो यहाँ पे। 12 होता है। हाँ, बात ये आ गई कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप कार्बन का करेंगे तो आएगा 2,4। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो बोर बरी नाम के साइंटिस्ट थे, है ना? बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले। उनका बड़ा फेमस फॉर्मूला था 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स। क्लास 9th में हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं हम लोग, हैं? तो बोरबरी के ही अकॉर्डिंग हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये लास्ट सेल में आते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यू नो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लड़के नाम रट लेते हैं, फील उनका नहीं ले पाते। बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है ना कि किसी एटम में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे लास्ट, सबसे बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं। वैलेंस शेल, बाहर वाले शेल को, और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। कुछ बातें मैं तुम लोग को दिखाऊं। देखो, एटम के मीडियम में जो होता है कि न्यूक्लियस होता है, ये तो सबको पता है। तो बेटा ये था एटम का एक न्यूक्लियस, ये रही एक शेल और ये रही दूसरी शेल। वॉल्यूम थोड़ा कम करो, ठीक है ना? ये न्यूक्लियस के बाद एक सेल और ये न्यूक्लियस के बाद दूसरी सेल,
ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट सेल होती है बेटा उसको बोलते हैं के सेल, दूसरे वाले को बोलते हैं एल सेल। क्लियर हो रहा है ना? वीडियो पे वर्ड पे देख लो एक बार। हाँ, सभी वीडियोस क्लियर हो रहे हैं? हाँ, सब एकदम क्लियर हो रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ बेटा, जो है कि सभी लोगों को पता है कि सर एटम स्फेरिकल होते हैं, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ सेल होते हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसी की बात तो बोरबरी साहब ने बताई थी, इसी की बात बोरबरी साहब ने बताया था। अरे याद करो ना, बोरबरी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बड़ा फेमस फॉर्मूला दिया था 2n² का, नोबेल प्राइज भी जीते थे ना इसी फॉर्मूले के लिए, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। पहले सेल के लिए n की जगह 1 रखोगे ना, पहले सेल के लिए जब n के यहाँ 1 रखोगे तो पहले सेल में निकल के आएगा कि सर k सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा l सेल के लिए जब n को वहाँ 2 रखोगे तो 2 दूना 4 2 तो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। m सेल में देखेगा लड़का तो m के लिए 3 रखेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड n सेल के लिए बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक साथ इसी 2, 8, 18 और 32 ये जो नंबर है ना, इनको एक साथ बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, कहीं राइट नोट कर लेना, कॉपी पे कहीं लिख लेना। अच्छा, कॉन्सेप्ट हमारा कार्बन का चल रहा था, पॉइंट से जाओगे तो बहुत दूर चले जाओगे। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया कि ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि कार्बन का अरेंजमेंट कैसे होता है ना, तो बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये कार्बन के 6 प्रोटॉन, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ये रहा कार्बन वाला न्यूक्लियस, इसके 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। एक सेल, 2 सेल, बहुत सी सेल होती हैं, अब जितना आपके पास एटॉमिक नंबर है उतना ही तो लेंगे ना। पहले वाले सेल को लड़का बोलता है के सेल, दूसरे वाले को एल सेल। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने होते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 8 होते हैं, लेकिन 2 फिल करने के बाद हमारे पास बचता कितना है? 4। तो मैं लास्ट सेल में लिखता हूँ 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने बताया कि कार्बन का एक एटम था बेटा जिसके लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में आए ना, तो इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक बात याद कर लो, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। ये कॉन्सेप्ट नॉन मेटल के लिए कहना थोड़ा सा उचित नहीं है, लेकिन लड़के समझते हैं ना। नॉन मेटल में वैलेंसी निकालने के लिए द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन मेटल की वैलेंसी निकालने के लिए वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 8 से माइनस कर दोगे, उनकी वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था कि इनके वैलेंस सेल में 4 थे, इसलिए इसको उन्होंने 4 लिख दिया, ठीक है। यहीं से बोला जाता है एक कॉन्सेप्ट ये बना के कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी कितनी है? टेट्रा मतलब 4 है। कार्बन के बारे में इतनी जानकारी रख लो। कार्बन क्या था? ग्रुप 14 का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, सिंबल इसका C होता है, एटॉमिक नंबर 6, मास इसका 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2 और 4 आता है। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना? अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोग को बताऊं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानो। आगे मैं इनके कंपाउंड्स की जब चर्चा करूंगा ना बेटा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जितने मेटल्स होते हैं, मेरी बात ध्यान से रखना, लड़के जानते भी होंगे कि जितने मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट्स। मेटल की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो मेटल जितने हैं सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, सबने डोनेट कर दिया। और इलेक्ट्रॉन के डोनेट के बाद जो उनके ऊपर चार्ज आता है वो आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि जितने नॉन मेटल होते हैं, जितने नॉन मेटल्स होते हैं, सबके वैलेंस सेल में या तो 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट।
और इलेक्ट्रॉन्स को जब कोई एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा ना तो उसके ऊपर चार्ज जो आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पता है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करते हैं, नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करते हैं दूसरे के इलेक्ट्रॉन को? ये तो सबसे पॉइंट की चीज है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट काहे नहीं करता है? इसीलिए करता है क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। एक ऑक्टेट लॉ है, ऑक्टेट लॉ तो सबसे बेस्ट है, पूरी केमिस्ट्री उसी लॉ पे आके रुक गई है। ऑक्टेट लॉ ये बोलता है ना कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की यही चाहत होती है कि मेरे लास्ट सेल में, मेरे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर 8 नहीं हुए तो 2 हो जाए। ऑक्टेट लॉ यही होता है, एवरी एलिमेंट wants to contain 8 OR or 2 electrons to their valence shell, just like noble gas। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में एकदम लास्ट ग्रुप जाओगे, ग्रुप नंबर 18 में बेटा एक ग्रुप है जिसको बोलते हो इनर्ट गैस या नोबल गैस। वो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब के सब एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम एक उसमें एलिमेंट है जिसके लास्ट सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके लास्ट सेल में 8 होते हैं। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज वो फुलफिल इलेक्ट्रॉन लेके रखते हैं ना। अब जितने बाकी के एलिमेंट्स हैं सबकी तो यही चाहत होती है कि हम भी वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा जाए। अरे भाई, गांव में एक बड़ा आदमी है तो गांव वालों की अंदर की तो चाहत यही होती है ना कि हम भी बड़े आदमी हो जाए। उसी तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 वाले सबसे बड़े आदमी होते हैं, रिचेस्ट पर्सन है, और सभी एलिमेंट जो छोटे छोटे हैं ना सबकी यही चाहत होती है कि हम भी रिचेस्ट हो जाए। अब मेरी बात सुनो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ही चाहते हैं कि मेरे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे, पर कुछ ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं चलो 8 की तो बात दूर की है, मेरे लास्ट सेल में बस 2 ही हो जाए तब वो मैं काम चल लूँगा, है ना। पैदल चलने वाले आदमी की ख्वाहिश ये है कि मुझे साइकिल मिल जाए। अब बाइक से जो चलता है वो तो फॉर्च्यूनर है ना सोचेगा। सेम वही बात है, सेम वही बात है बेटा। ऑक्टेट लॉ को फॉलो करने के लिए मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऑक्टेट लॉ को फॉलो करने के ही लिए नॉन मेटल किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और इसी ऑक्टेट के कारण कोई भी मेटलाइट्स या जो भी जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावेलेंट एटम, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। और यहीं इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्शन से और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं बॉन्ड। और ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा और बहुत प्यारा है, ठीक है। बस कंसंट्रेशन बनाए रहो, सब कॉन्सेप्ट आज दे दूंगा तुम लोगों को। अच्छा, बातें यहाँ चल रही थी कि मेटल्स के लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे, इतना कंफर्म है। जितने नॉन मेटल्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट सेल में उनके 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे। थर्ड बात ये थी कि जितने बेटा मेटेलाइट्स होंगे ना, मेटेलाइट्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती है। जितने मेटेलाइट्स होते हैं सबके लास्ट सेल में बस 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ना तो वो डोनेट करते हैं ना किसी का एक्सेप्ट करते हैं। वो करते क्या हैं? तो वो भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो करने के लिए करते हैं, पर शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। और यही पूरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पढ़ना है, बिकॉज कार्बन के भी तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। और चर्चा भी हम कर रहे हैं कि जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। और अभी आने वाले 2 4 5 मिनट के बाद मैं एक डेफिनेशन दूंगा कि शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको आप बोलते हो कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूरा एकदम डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हो, ठीक है, बिकॉज यही तो कार्बन का कंपाउंड है। हाँ यही है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और छूट रही थी। एक लास्ट पॉइंट बच गया था कि जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस जिसको नोबल गैस या रेयर गैस भी तुम बोलते हो, इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेप्ट He के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो, इतनी बातें अगर क्लियर हैं, अगर आपको इतनी बातें क्लियर होंगी तो आगे की बातों को मैं समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। लड़का बोलता है सर मेटल नॉन मेटल मैं पहचानूंगा कैसे? तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन कर लो ना, कॉन्फ़िगरेशन कर लो। लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बोलना मेटल है,
5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बोलना नॉन मेटल है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मेटलाइट्स बोलना, 8 और 2 आ गए तो क्या बोल देना, इनर्ट गैस बोलना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इरेज करता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। कार्बन सीख लिए, कार्बन क्या था, कार्बन एक ये ग्रुप 14 का एलिमेंट था, नॉन मेटल है, हाँ नॉन मेटल है। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये लास्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यही तो पूरा खेल करते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड है। आपको एक बात मैं बताऊं, सुनिएगा। एक नाम आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हिंदी में बोलते हैं कार्बन की बहुमुखी प्रक्रिया। इंग्लिश में समझो, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब ये होता है ना कि कार्बन कितना ज़्यादा एक्सटेंट में एक्सपेंड है, उसके बारे में आप सोचिए ना। आपको जान के ये हैरानी होगी कि अब तक ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ना, ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, अप्रॉक्स 30 लाख, हाँ 30 लाख, 30 लाख से भी ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड नोन है हमारे यूनिवर्स में। हमारे इस यूनिवर्स में कार्बन के 30 लाख से ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। क्यों इतना पाए जाते हैं भाई? कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाने के पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न यही है कि उसका नेचर वर्सटाइल होता है। और ये वर्सटाइल नेचर क्या है वो मैं बताता हूँ। बस 2 मेन रीज़न है इसके। इसके जो रीज़न है ना, कार्बन का इतना अधिक संख्या में, इतना लार्ज नंबर में कंपाउंड के फॉर्मेशन के पीछे बस 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है बेटा, ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी, और दूसरा रीज़न ये है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। दोनों मैं समझाता हूँ, घबराना मत, एकदम मत घबराना, मैं सब समझाता हूँ। ये टेट्रावेलेंसी क्या है? तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी ये वर्सटाइल नेचर शो करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैटानेशन प्रॉपर्टी शो करता है। यू नो व्हाट इज कैटानेशन प्रॉपर्टी? कैटानेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये कि कार्बन अपने से ही सिमिलर कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड, एक लिंकेज बनाते हुए एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। अपने ही कार्बन जैसे दूसरे एलिमेंट से एक बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। अब वो कार्बन की लॉन्ग चेन या तो स्ट्रेट हो सकती है, या तो साइक्लिक हो सकती है, रिंग बना सकती है, ब्रांच भी हो सकता है। सब देखेंगे, सब देखेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th में ये बन गया है कि ये कार्बन के इतने अधिक मात्रा में या इतने लार्ज नंबर में कंपाउंड्स जो बन रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन 2 लड़का लिख के आएगा। पहला रीजन तो एक ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी, क्योंकि कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है। कार्बन टेट्रावेलेंट एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि जिसकी वैलेंसी 4 होती है, अभी मैं बताऊंगा कि इनकी शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ये कंपाउंड बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। एक बात को नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर में कार्बन, इसी चैप्टर में नहीं, कहीं भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड देखोगे ना, अगर उसमें कार्बन दिखता है, पूछे ये कंपाउंड कैसा है, तो ऑप्शन में खोजना कहीं कोवेलेंट कंपाउंड दिख रहा है। जहाँ कोवेलेंट दिखेगा वहीं पे टिक मार के चले आना। ध्यान दीजिए, कुछ बातें बताता हूँ। मैंने कहा कि टेट्रावेलेंसी के कारण ये वर्सटाइल नेचर शो करता है, ठीक है। मैंने कहा कैटानेशन प्रॉपर्टी, कैटानेशन प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज टेंडेंसी टू ज्वाइन सिमिलर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। इसके पास टेंडेंसी होती है कार्बन के पास कि वो अपने जैसे कार्बन से मिलते मिलते जुड़ते जुड़ते एक लॉन्ग नेटवर्क, एक चेन बना सकता है। और चेन बनाने के साथ 3 पॉइंट हो सकता है, या तो वो चेन नॉर्मल हो,
नॉर्मल चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, रिंग बोले तो साइक्लिक चेन बना सकता है, और लास्ट आपका ब्रांच बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है। ये नॉर्मल चेन, ये रिंग, ये साइक्लिक क्या है अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सर ये शेयरिंग बार बार आप बोल रहे हो, ये शेयरिंग है क्या, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या है। तो लेट्स क्लियर कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आफ्टर दैट व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड समझेगा लड़के को ये नॉर्मल चेन, रिंग और ब्रांच मुझसे पूछना ही नहीं, वो तो खुद ही समझ जाएगा। अरे खुद ही लड़के इतने तेज हो गए हैं आज के। चलो इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं, मैं कुछ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को। पॉइंट अब ये आ गई, बॉन्ड तो बहुत है। अभी सिलेबस में आपके कोवेलेंट है तो इस चैप्टर में कोवेलेंट। देखो चीज़ें आसान कब लगती है ना, जिस चैप्टर का पॉइंट है उसी चैप्टर में उसी पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे तो सिलेबस छोटा लगेगा, चीज़ें आसान लगने लगेंगी। कोवेलेंट बॉन्ड का सिलेबस है, मैं आयनिक कोऑर्डिनेट को इलेक्ट्रोवैलेंट सब कुछ पढ़ा दूँ, इसी में बनाऊंगा। एक बेसिक केमिस्ट्री का मेरा वीडियोस आएगा जिसमें मैं ये बॉन्डिंग पर ही वो पूरा वीडियोस होगा, एकदम बेसिक नीचे 0 लेवल से उठा के टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, बताऊंगा कि ये बॉन्डिंग कैसे बनती है, क्यों करते हैं ये रिएक्शन एलिमेंट आपस में। फिलहाल क्लास 10th का लेवल है, ध्यान से देखिए। मैं लिखता हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंस बॉन्ड एंड कंपाउंड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, बहुत प्यार से देखिए। द बॉन्ड, डेफिनेशन याद कर लो, लिखते लिखते याद हो जानी चाहिए। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे उनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी जान जाओगे। और आगे की लाइन में लिख देता हूं कि द कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसी को तो कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। उसी कंपाउंड को तो लड़का कोवेलेंट कंपाउंड भी बोलेगा भाई। अरे जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एक बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया। और जिस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कह देंगे। अच्छा कुछ बात, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनके अगर टाइप्स की बात करूं तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना, कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन आपका और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, मीन्स एलिमेंट का, एक एलिमेंट का कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने शेयर किए जाते हैं उन्हीं के बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप को डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो इसका टाइप आता है जिसको आप बोलते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दैट मीन्स एक बॉन्ड बनेगा। इनका दूसरा जो टाइप आता है उसको बोलते हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सीधा लड़का जानता है कि सर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हाँ तो वही कर रहा हूं ना दोस्त। और तीसरे की बात करूंगा तो बोलेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो बॉन्ड बन रहे होंगे वो 3 होंगे। एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट, एकदम बच्चों वाली बात है। अब आप यहाँ से मुझे बताइए
मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड और इसके टाइप। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप मैंने बता दिए, कुछ कॉन्सेप्ट टॉपिक की बातें हैं जो लड़कों से पूछ के उनको फंसाया जाता है, वो नहीं बता पाते हैं। पूछते हैं लोग कि कोवेलेंट सिंगल जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो बेटा जान लो, एक बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2। डबल बॉन्ड बनाने में तो एक इनका, एक इनका, फिर ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। वही आप ट्रिपल बनाने जाओगे, भाई एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में, नॉर्मल सी बात है कि 6 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। इतना बात लड़का समझ गया। कुछ हाई लेवल की बातें बता देता हूँ। हाई लेवल मतलब कि बहुत हाई नहीं, क्लास 11th में आओगे तो मैं ही बताऊंगा। फिलहाल में बस इतना समझ लीजिए कि ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना बेटा, ये जो सिंगल बॉन्ड, मैं नोट लिख के करता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। सिंगल बॉन्ड में इनको बोलते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या बोलते हैं इनको? सिग्मा बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है सिग्मा। सिग्मा बोलना सीख लो कि सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं अगर एक बॉन्ड है तो। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा वाला जो है वो कौन सा? पाई बॉन्ड होता है। अगर गलती से ट्रिपल बॉन्ड भी मिल गया आपके सामने तो आप बोलोगे कि सर ऊपर भी होता है पाई बॉन्ड, नीचे भी होता है पाई बॉन्ड, और ये जो बीच में होता है इसको बोलते हो आप सिग्मा बॉन्ड। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी। सिंगल बॉन्ड में बस सिग्मा बॉन्ड, ऐसे याद कर लो ना, अभी फिलहाल के लिए याद करो। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर नीचे पाई और बीच में सिग्मा। ये सिग्मा और पाई क्या है ना, तो ये क्लास 11th की चीजें हैं। आओगे तो मैं ओवरलैपिंग सिखाऊंगा, है ना। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स की जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर एकदम हेड के साइड से, इस साइड से जुड़ेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना तो पाई बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग बहुत वीक होती है, इसलिए पाई बॉन्ड का जो नेचर है वो वीक है, और हेड टू हेड वाला ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक है, याद करने के लिए लड़का अभी तक लिख लेगा कि तब तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे मैं लिखता हूं कि सिग्मा बॉन्ड जो है इनका जो नेचर ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो स्ट्रांग है। दूसरी बात कि ये जो पाई बॉन्ड बताया जा रहा है, इन पाई बॉन्ड का जो नेचर है बेटा वो बहुत वीक है, बहुत वीक है। ठीक है, मैंने आपको कोवेलेंट के तीनों टाइप्स बता दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के हेल्प से 1 2 3 बॉन्ड बनता है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा और पाई क्या होता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा तो सिग्मा, साइड वाइज से बनेगा तो पाई। एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से। मैंने बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं। क्यों? सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ज्यादा इंटर करते हैं ना, मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए ये स्ट्रांग होते हैं। पाई बॉन्ड साइड से जुड़े होते हैं, इसलिए ये वीक होते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग और पाई वीक है तो इनमें रिएक्टिव कौन है? मेरी बात समझो, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग और पाई वीक है तो रिएक्टिव कौन है? एक बात मेरी याद कर लीजिएगा कि जो बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी से टूट के दूसरे से रिएक्शन कर लेगा, और जो स्ट्रांग होगा वो तो स्टेबल है ना, वो तो टूटे हुए नहीं करेगा, दूसरे से रिएक्शन कहाँ करेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछ लेता है, यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि पाई विच वन इज द मोर रिएक्टिव बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और कौन कौन सा बॉन्ड देगा। याद होना चाहिए आपको कि सिग्मा स्ट्रांग तो होता है, स्ट्रांग होने के कारण ही ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, और ये वीक होने के कारण थोड़ा सा मोर रिएक्टिव होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा? होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट्स इसका आप तुरंत थोड़ा जल्दी से ले लेंगे। मैं देख लेता हूँ एक बार कि बोर्ड पे सभी चीज़ें क्लियर आ रही हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल ही क्लियर है। कंसंट्रेशन से देखोगे तो सब कुछ क्लियर दिखलाई देगा। ठीक है, ये रहे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। अब एक एक करके मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है विथ एग्जाम्पल, डबल का कैसे होता है और ट्रिपल का कैसे होता है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड क्लियर हो गए?
जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। जिन एटम के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट। कार्बन के लास्ट सेल में कितना था? 4 ही था ना। कार्बन कंपाउंड्स का जो आपका ये टॉपिक है, उनमें जितने भी कंपाउंड बनेंगे सब कोवेलेंट बनेंगे, इतना याद किए रहना। मैं इनको इरेज करता हूँ, कुछ स्पेस को क्रिएट करता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का, फॉर्मेशन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटीज में भी दी गई हैं और इम्पोर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स लड़के को क्लियर हो चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी कुछ बातें करते हैं। देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के में मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को ले लेता हूं। याद कर लेना, जितनी डायटोमिक गैसेस हैं, जितनी भी डायटोमिक गैसेस हैं, O2, Cl2, F2, N2, ये सब की सब जो है कि आपकी क्या होती हैं? जितनी भी डायटोमिक गैसेस हैं सब में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आता है। फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल आपको दूं तो Cl2, F2, ये तो डायटोमिक गैसेस की बात हो गई। अच्छा, कुछ बात मैं कर लूं तो HCl, H2O, CH4, C2H6 और अगर बातें करोगे तो और कर लो PCl3, PCl5, ETC। अच्छा, इनमें से कितने के नाम आप जानते हैं? देखिए, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सबको पता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये भी पता है सबको। हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, बेटा सबका स्ट्रक्चर दिखाने वाला एकदम डिटेल में। H2O तो सबको पता है, जल ही जीवन वाली बात, वाटर है, ठीक है। CH4 तुमको नहीं पता, हाइड्रोकार्बन अभी पढ़ा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। C2H6 ये भी हाइड्रोकार्बन में आएगा, इसको बोलते हैं एथेन। अच्छा, PCl3, P को बोलते हो फास्फोरस, Cl को बोलते हो क्लोराइड, और 3 को बोलता है ट्राई, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। नाम एकदम इजी है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। फास्फोरस के साथ क्लोरीन जुड़ा, ट्राई मतलब 3 बार। और सेम इसी तरह से P को फास्फोरस, Cl को क्लोराइड और 5 को बोलता है पेंटा। नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड्स। बेटा सब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का शेयरिंग करके जुड़ेंगे, अपने स्टेबल स्ट्रक्चर को पाएंगे। कैसे पाएंगे और दिखा देता हूँ, और मैं दिखाता हूँ एक एक करके, मैं सबको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं Cl2 की ही बात कर लेता हूँ। याद कर लीजिएगा कि जब भी शेयरिंग में पार्ट लेता है किसी भी टेट्रावेलेंट एटम या किसी भी नॉन मेटल का जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, किसी हमेशा जनरली होता है क्या ना कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये भी एक पॉइंट बना के रख लो। मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब कभी भी नॉन मेटल से नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग पढ़ोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ोगे, ठीक है। हाँ ठीक। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है 16 और 17। बोरबरी साहब के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 287। लड़का कहेगा सर इसके तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है बेटा, इन्हीं 7 इलेक्ट्रॉन की मुझे ज़रूरत भी तो थी। चलो Cl2 है ना, 2 क्लोरीन के एटम मैं एक बनाता हूँ यहाँ, Cl और दूसरे Cl को बना लेता हूँ इधर। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग कैसे होता है इलेक्ट्रॉन्स का वही सिखा रहा हूँ, बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान से देख लेना। 7 इलेक्ट्रॉन, मैं Cl के 7 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखाता हूँ, 2 2 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रंट पे दिखाता हूँ 7। इस Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 और एक फ्रंट पे दिखाता हूँ 7। मेरी बात सुनो, ये वाला भी क्लोरीन जो बगल वाला है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी चाहत यही है कि 8 हो जाए।
सब चाहते हैं, ऑक्टेट लॉ को फॉलो करने के लिए सबकी चाहत यही होती है कि मेरे पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन की चाहत में ये अपने बगल वाले क्लोरीन से कहता है कि भैया कुछ समय के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को मुझे दे दो। कुछ टाइम के लिए इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया। मैंने जो सर्किल ड्रॉ किया काउंट करो ना कि 2 2 4 2 6 एक साथ और एक इनका इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 इनका, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसा भी नहीं है कि ये क्लोरीन इतना डोनर है कि कह देगा कि ठीक है मेरे इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि आप मेरे एक इलेक्ट्रॉन को लिए हैं तो कुछ टाइम के लिए आप भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को मुझे दीजिए। तो ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को इनके फ्रंट पे सामने करता है, कहता ले लीजिए, और ये भी इनके एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेते हैं। ये रेड वाले सर्किल में जो मैंने काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कंडीशन यहाँ पे ये बन गई कि दोनों क्लोरीन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन ने सामने रखा, दूसरे क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लिया, एक बार इनके इलेक्ट्रॉन को इसने, एक बार इनके इलेक्ट्रॉन को इसने शेयर किया। क्या किया? शेयर किया। ऐसा नहीं कि एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ये वाला किसी को दे दिया नहीं, बीच में रख के दोनों ने शेयरिंग करके दोनों एक दूसरे के लिए स्टेबल स्ट्रक्चर पा गए। अच्छा, यहीं से बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हो। बस इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट दिखा के छोड़ दिया ना, इसको आप बोलते हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां से बॉन्ड कैसे बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक Cl, मैंने बोला बेटा जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, इनके बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं भाई? एक ही बन सकते हैं ना। तो Cl और Cl के बीच में बन गया एक बॉन्ड। और यही जो एक बॉन्ड बना इसी की चर्चा तब से कर रहे थे। तो लो बेटा इसी को बोलते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन का पहला मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली फ्लोरीन का होगा, देख लिया जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम सीमा। अच्छा, HCl का देख लेते हैं। सेकंड जो कंपाउंड है HCl, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबको पता है कि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब लास्ट सेल में भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। और Cl का तो अभी आपने बताया कि 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2 8 7, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7 आते हैं ना। ठीक है, चलो इनका ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर। तो मैंने बना लिया H, और H अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा है चुपचाप। मैंने बनाया Cl, और Cl के पास 7 थे, तो 2 2 4 2 6 और एक ये 7। अधूरा Cl भी है, अधूरा H भी है। H भी चाहता, अब H के पास एक इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला ना कि पैदल चलने वाले के आदमी की चाहत यही कि 2 व्हीलर मिल जाए। तो हाइड्रोजन ये चाहता है कि बस हमारा एक है, किसी और से एक ले लूँ तो 2 पूरा हो जाए, ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, तब मैं ऑक्टेट को फॉलो कर जाऊंगा, मैं स्ट्रक्चर पा जाऊंगा हीलियम की, तब मैं खुश हूँ। ठीक है, तुरंत ये हाइड्रोजन क्लोरीन से बोलता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए। क्लोरीन बोलता है ले लीजिए। फिर क्लोरीन भी बोलता है कि उस इलेक्ट्रॉन को सामने करिए, मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की शेयरिंग कर लिया, और जब शेयरिंग किया तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, तो हाइड्रोजन से Cl के बीच में बन गया एक बॉन्ड, और इस यही जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को आप बोलते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक एकदम कंफर्म होना चाहिए। एक बार प्यार से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, अभी बहुत सी चीज़ें आप लोग को बतानी है। अच्छा, मैं कुछ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का लड़कों को बता दिया, क्लोरीन का बता दिया कैसे फॉर्मेशन होता है सिंगल बॉन्ड का, और जैसे क्लोरीन का बताएं CH4 का भी सिमिलरली वैसे ही बनेगा, H2O का भी वैसे ही बनेगा। थोड़ा तेज मैं बता देता हूँ सबका। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा H2O का। सबको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में एक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2 और 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो H 2 है, ऑक्सीजन अकेला है, यहीं पे मैं बना लेता हूँ एक ऑक्सीजन। लास्ट सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 5 और ये 1 6। हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने सामने रख लिया, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपने सामने रखा। मैंने बोला हाइड्रोजन बस चाहता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2। ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को तो ले लेता है। ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक बार शेयर कर लेता है,
और ये इनकी शेयरिंग कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन का जो मैंने बड़ा सा सर्किल बनाया देखोगे तो 2 2 4 2 6 7 और 1 8 कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ से जो इनका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के बीच में इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन और दूसरा भी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे बना दिए। ध्यान यही रखना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे बना दिए ये शेयरिंग में भाग लिया क्या? नहीं लिया, नहीं लिया। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, याद करना, इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयरिंग में पार्ट न लिया हो बेटा, उसको बोलते हो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दूसरी भाषा में इसी को आप लोग बोलते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस समय बच गए? एक पेयर ये बच गया और एक पेयर ये बच गया। ठीक है। अच्छा, एक हाइड्रोकार्बन की बात कर लेता हूं, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आपको आ जाएगा। मैं यहाँ बात कर लेता हूँ C2H6 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। C2H6 का कार्बन का सबको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 करेंगे, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। H का तो सभी जानते हैं ना, लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, बात ये हो गई, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। कार्बन कितने हैं बेटा? यहाँ 2 है। चलो मैं 2 कार्बन बना लेता हूँ, एक कार्बन इधर और एक कार्बन यहाँ। अब दोनों कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, 1 2 3 एंड 4। अब इनके भी 4 को बना लो, 1 2 3 एंड लास्ट 4। अच्छा, 2 कार्बन के बाद हाइड्रोजन कितने भी हैं? 6 हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ बैठता है, हाइड्रोजन को डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को लेके, दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके, तीसरा वाला इधर। 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे, बाकी के 3 इधर। देखो 1 2 और ये 3, ऐसे बना के छोड़ोगे ना तो इसी को डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस इलेक्ट्रॉन को एटम्स के ऊपर डॉट बना के छोड़ोगे, उसी को डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यही डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेविस ने दिया था। किसने दिया था? लेविस ने दिया था, इसलिए इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, शेयरिंग कैसे हो रही है वो देखो। शेयरिंग, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, भैया इनके तो दुइया चाहिए ना, ये दुइया लेके एकदम खुश हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपना जो है कि लेके ऑक्टेट लॉ को फॉलो कर लेते हैं। ये भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके फॉलो कर लिए, ऑक्टेट लॉ को कर लिया ना। कार्बन हो इतना ईमानदार थोड़ी है कि अपने इलेक्ट्रॉन को सबको देगा, बोलेगा एक एक का हिसाब करूंगा, कैसे करेगा? तो कार्बन बोलता हाइड्रोजन से कि भैया अब आप लोग भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दीजिए, ले लिया। और बगल वाले कार्बन को भी नहीं छोड़ता, इनके भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता। बेटा थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। जो ब्लैक कलर का मैंने सर्किल बनाया इसमें 2 4 6 8, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना। अच्छा, अब ये वाला भी चाहेगा कि बगल वाला ऑक्टेट पूरा कर दो, तो मैं भी करूंगा। तो वो 2 4 6 तो इसके पास है, एक इसका 7, बोलेगा ये वाला कहेगा भैया तुम भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दो और मेरा भी ऑक्टेट हो जाने दो पूरा। ये बन गया एक स्ट्रक्चर, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में, वीडियो को पॉज करके बैक जाके फिर से देखोगे समझ में आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है, मैं बनाता हूँ इसके डॉट बॉन्ड स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में एक के शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 इधर और 3 इधर, और तीनों हाइड्रोजन लगे हैं ऐसा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। क्या? एथेन। इसका नाम एथेन क्यों आया, मेथेन क्या आया, प्रोपेन क्या आया, सब बताऊंगा। अभी आईपीएससी पढ़ाऊंगा, हाइड्रोकार्बन जब बताएंगे तो एकदम सब क्लियर होगा बेटा, डोंट वरी। हाँ ठीक है, इसको पॉज करके वीडियोस को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना हो ले लीजिए। डबल बॉन्ड की चर्चा सीधे करेंगे। ओके, मैं कुछ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। चुपचाप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के पढ़िए, है ना। उतनी ही चीज़ों, सबसे बड़ी एक होती है ना, एक होता है हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करोगे तो करते रह जाओगे, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हार्ड वर्क मत करो बेटा। अभी आपके सामने बोर्ड होगा, बोर्ड का टर्म सेकंड आपको अच्छा करना है। उम्मीद करता हूँ भगवान करे टर्म फर्स्ट भी बढ़िया गया हो,
सेकंड के लिए अच्छा करना है तो स्मार्ट वर्क क्या पढ़ना है ना, पॉइंट क्या है कि आपके टर्म सेकंड में कौन सी पॉइंट है, किसको आप पढ़ोगे तो मार्क्स गेन कर लोगे, उस पर ध्यान दो। अभी कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या है क्या नहीं है, 10th पास करके 12th पास करके आना, फिर मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। मैं लिखता हूँ फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा वॉइस कम कर लो, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। कुछ मैं एग्जांपल लिख लेता हूं इसके लिए। मैंने एग्जांपल लिख लिया कि O2, मैंने एग्जांपल लिखा CO2, और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो C2H4 ETC। अच्छा, एक एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, काम हो जाएगा। ऑक्सीजन O2 की बात करूं मैं पहले स्ट्रक्चर की। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना बेटा। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 ऑक्सीजन है। मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर इनका, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अभी जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई थी तो सिंगल बॉन्ड बना था, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मैं बनाता हूँ कि 2, 2, 4, 2, 6, इधर 2, 2, 4 और 2, 6। 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है। बोलो ना ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, 2 ही चाहिए ना। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है और बगल वाले ऑक्सीजन से बिना बताए लेके चला आया, बिना बताए लेके चला आया। दूसरा ऑक्सीजन भी कहता तुम बिना बताए लेके गए तो मैं भी तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉनों को बिना बताए ही लेके आऊंगा, और लेके चला आया। आगे जो है कि जो इनका बॉन्ड बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन काहे लिए डबल बना, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, जैसा है उधर रखा के आप छोड़ दो, इनको अभी टच नहीं करना, बिकॉज इनका अभी तुमको काम ही नहीं है ना, इनका काम नहीं है। और यही जो बना इसी को आप बोलता है, क्या बोलता है लड़का, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो नॉर्मल था। अच्छा, दूसरी बात आपके साथ करूं तो इधर बना लेता हूं स्ट्रक्चर को CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है ना, अरे यार तो धीरे बोल भाई, क्लोज यार। ठीक है, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, 2, 4, लास्ट सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करूं, मैं नीचे लिख लेता हूं, ऑक्सीजन की बात करूं तो 8, 2, 6, लास्ट सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। कार्बन को मैं बीच में ड्रॉ करता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2, 2, 4, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर बैठ गया, दूसरा वाला इधर बैठ गया। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे 2, 4, 6। ऑक्सीजन क्या चाहेगा, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखा है तो क्या चाहेगा, 2 ही की तो ख्वाहिश रखेगा। कार्बन से बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन को आगे करो, शेयर करना है, कर लिया। ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन का। अभी ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन लेके। कार्बन के पास 4 थे, ये भी तो चाहेगा कि ऑक्सीजन का 2 इसका मिल जाए, 2 इसका मिल जाए, तो लेते हैं। और ये किया कार्बन अपनी शेयरिंग पूरी। अब कार्बन अपने लेफ्ट के ऑक्सीजन से और राइट के ऑक्सीजन से, दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है। दैट मीन्स मतलब ये बन गया कि कार्बन के राइट वाले ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड। ये रहा CO2 का स्ट्रक्चर। और ये जो डबल बॉन्ड बन के आता है इसको लड़का बोलता है क्या, कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और लास्ट एक स्ट्रक्चर आपको C2H4 का बता देता हूं। C2H4 को बताने से पहले ये तो जान लो कि हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तो नाम नहीं पूछोगे, अभी फिलहाल के लिए बता दे रहा हूं। एथीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथीन, एथेन, एथीन, एथाइन, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत होता है, बताऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट वाला मैं बोल रहा हूं कि C2H4 का स्ट्रक्चर मुझे बताना है। C2H4 में 2 कार्बन है भाई, एक कार्बन यहां बनाया, एक कार्बन यहां बनाया, 2 कार्बन थे, मैंने बनाया 1, 2, 3,
4, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। इस कार्बन को भी सिमिलरली ऐसे ही 2 3 4 हाइड्रोजन है, 2 तो इस कार्बन पे आएंगे, 2 तो उधर, इक्वल हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इतना याद रखना। एक हाइड्रोजन इधर अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा, एक तो इधर इस कार्बन पे भी एक इधर लेके बैठ गया, और इधर ये एथीन का डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट है। बॉन्ड स्ट्रक्चर के लिए शेयरिंग दिखा लेना, ऐसे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में खुश रहता है ना, हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब ये कार्बन 2 3 4 5 6 और 2 तो बगल वाले कार्बन से ले लेगा, इसका काम तो हो गया। ये भी क्या करता है ना कि बगल वाले से 2 और हाइड्रोजन को जिनको जिनको दिया था सबको अपना ले लेता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इंटरेस्टिंग बनेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में आ गई डबल बॉन्डिंग, आ गया ना 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। एक हाइड्रोजन इधर, एक इसके नीचे। लड़के पूछते सर ये वाले बॉन्ड को ऊपर नहीं बना सकते? बना सकते हो, जहाँ आपका इच्छा हो वहाँ बना लीजिए। हाँ, मुझे बताना था कि ये जो डबल बॉन्ड बना इसको बोलते हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बना इसको बोलते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट बचा आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अच्छा, लास्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, बस वही आपको बताना है, वो जान लेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन मींस आपके सिलेबस से इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 50% पोर्शन कवर कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड जानने के बाद। बचेगा 50%, तो बताता हूँ अभी। आता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिंगल का, डबल का, ट्रिपल का। सिंगल बता दिया, डबल बता दिया, अब ट्रिपल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से। तुरंत इसके बाद बताऊंगा पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड से क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, आपके 10th के लेवल पर नहीं, 11th 12th BSc फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट बड़ी चीज़ क्या है ना कि 10th का ही पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आपका BSc तक लेके जाओगे, एकदम पॉइंट की बात बताता हूँ मैं। अच्छा, इनके कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दूँ। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में इनके एग्जाम्पल मैं लिख दूँ तो N2 डाई नाइट्रोजन जिसको बोलते हो ना। अच्छा, मैं लिखूँ कि C2H2 और लिखता हूँ ETC। अभी बहुत देखा जाएगा ना, बहुत देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल में क्या है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के ये जो तीनों टाइप ये क्या होते हैं लड़का, इसका फील ले लेना। एक बार फील पकड़ लोगे, जिस दिन मतलब जिस समय, अभी 2-4-5 मिनट बाद जैसे ही हाइड्रोकार्बन पढ़ा दूंगा, हाइड्रोकार्बन्स में इतने कंपाउंड्स आपको मिलेंगे कि स्ट्रक्चर तुम खुद ही बनाओगे, बनाते बनाते थक जाओगे, बोलोगे सर अब रहने दीजिए। मैं 100% सीख चुका हूँ, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आओगे तब। ठीक है, देखते जाओ भी चुपचाप। मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, N2 स्ट्रक्चर डाई नाइट्रोजन का बनाने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भैया 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 2 नाइट्रोजन बनाना है भैया, एक नाइट्रोजन इधर बना लिया, दूसरा वाला नाइट्रोजन इधर बना लिया। ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन तो थे भाई, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही तो शेयरिंग में पार्ट लेते हैं, लास्ट सेल के ही लेते हैं। मैंने लिखा नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होते हैं, 5 को डॉट से दिखा दिया। दूसरे वाले नाइट्रोजन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ तुम्हारे कहने पे। चलो 1 2 3 और ये 4 एंड 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की चाहत रखेगा भैया? चाहत तो बहुत की है, फिलहाल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ना ऑक्टेट पूरा होगा भाई। तुरंत इधर उधर की बात दिमाग में चलती है तुम लोगों के, देखते रहो। 5 और ये 3 ले लिया, ये हो गया इसका कंप्लीट 8। ये भी बोलता है कि भैया मुझे भी 3 इलेक्ट्रॉन दिला दो, और ये भी ले लिया, इसका भी हो गया 8। कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। बॉन्ड स्ट्रक्चर बना कुछ ऐसा कि लड़का खुद कहेगा कि रहने दीजिए मत बने, मैं खुद बना रहा हूँ। रुक जाओ दोस्त, सीख रहे हो ना, तेज हो तुम लोग बहुत।
ये नाइट्रोजन मैंने बना दिया। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड तो बनबे करेगा। ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना लिया, और यही ट्रिपल बॉन्ड जो बना लड़का कहेगा इसी को तो बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा इसी को बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सेकेंड कंपाउंड जो है, अच्छा इसका नाम होता है एथाइन। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है एथाइन। अजीब लग रहा है एथेन एथीन एथाइन पढ़ के? कुछ अजीब नहीं लगेगा। अभी हाइड्रोकार्बन बताऊंगा सब क्लियर होगा। आओ इसके पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। C2H2, 2 कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन कुछ स्पेस पे बना लेता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, बार बार कहते कहते थक गया हूँ, नहीं कहूँगा। 3 और एक इधर बनाता हूँ 4। ये कार्बन के पास भी 1 2 3 और एक इधर बना लेता हूँ 4। हाइड्रोजन 2 हैं, एक हाइड्रोजन इधर आ गया अपना वाला लेके बैठ गया। ऐसा मैं स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके इधर बैठ गया। हाइड्रोजन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन में खुद से बेचारा, इसका ले लिया और बगल वाले कार्बन से ये ले लिया। क्या मैं आई एम फीलिंग हैप्पी राइट नाउ। अच्छा, अब ये कार्बन 3 4 5, 3 की दरकार है और 3 कार्बन लेता है बगल वाले कार्बन से, बोलता है चलिए भैया मेरा 8 कंप्लीट। बचा ये भी बोलता है कि चलो तब मेरा भी 8 हो गया कंप्लीट। और लड़का भी कहेगा कि मेरा भी स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो ना, एक कार्बन दूसरा कार्बन, बीच में कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। काहे लिए ट्रिपल बॉन्ड? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल एन बनेगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसी को लड़के बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो बातें यहाँ तक क्लियर है? रिवाइज करिए, रिवाइज करते रहिए एकदम। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया वीडियो को पॉज करके नोट आउट कर लिया करिए आप लोग। अब तुरंत बाद मैं इरेज करूंगा और इरेज करने के तुरंत बाद बच्चों को मैं ये बताने वाला हूं कि ये पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूं, ठीक है ना। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोल पता है? पोल, पोलर नॉन पोलर का मतलब पोल 2 होते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। बोल सकते हो एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, वही तो पोलर होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिनमें पोल क्रिएट हो जाएंगे, ऐसा कंपाउंड जिनमें पोल्स आएंगे। पोल्स मतलब एक पॉजिटिव पोल आएगा और एक नेगेटिव पोल आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल क्रिएट करने वाले कंपाउंड्स को पोलर, और जिसमें नहीं पोल क्रिएट होगा उसको नॉन पोलर। सिंपल सिंपल है। क्या है कॉन्सेप्ट वो देखो। चलो मैं बोल देता हूं यहां पे कि ये जो पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर है, मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। ये पोलर कंपाउंड के लिए सबसे बेटर सा एक बॉक्स बना के मैंने आपको दे दिया, रख लो ले जाके इसको इंपॉर्टेंट से जगह खोज के, इंपॉर्टेंट जगह खोज के रख लो। पोलर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कभी 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि शेयर किए गए किसी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको शेयर किया, दूसरे वाले ने बोला एक अपना भी करो, तो दोनों को सामने रख दिया। अब मेरे इस इलेक्ट्रॉन को इसने कवर कर लिया, इसके इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कवर कर लिया, सब कुछ बेहतर चल रहा था। अब इस वाले के अंदर लालच आती है और ये मेरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। अपनी तरफ क्या करने लगता है? खींचने लगता है। यहीं से क्रिएट होता है, यहीं से क्रिएट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। साझा किए गए, शेयरिंग किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और कुछ नहीं होती। हाँ, शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इतना समझ गए ना? अब मैं समझा रहा हूं तुम लोग को। मैं फॉर एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाते ही तुरंत कह लोगे कि अरे सर बस करिए, मैं तो एकदम समझ गया। एग्जांपल में मैं ले लेता हूं H
बॉन्ड Cl। आप लोग को एक बात पता है ना, जितने भी हेलोजेंस हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने हेलोजन जिनको X बोलते हो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजेंस। और अगर कॉन्सेप्ट याद करना तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लो मेरा, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। जिसके साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आके जुड़ गए, उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर HCl का, थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूं, HCl का एक स्ट्रक्चर बना लिया। भाई हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को रखा, शेयरिंग कर लिए, बोले सब कुछ सही चलेगा, ठीक है। कुछ समय बाद क्लोरीन के अंदर आ गई लालच। लालच इसलिए आई क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब ये हो गया। अच्छा मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 10 है, एक तो assumptions बता रहा हूं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10 से कम ही होगी ना, 8 होगी, बहुत कम होती है, मैं 8 मान लेता हूं। और इनकी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 8 से 10 जाएगा तो आएगा -2। क्या -2 इज इक्वल टू 0? नहीं ना, -2 0 के बराबर थोड़ी है। मैंने यही तो बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो कंपाउंड पोलर होता है। ये तो इसको प्रूफ कर रहा है कि हाँ सर ये है। पोल कहाँ से आए वो तो बात है, सुनो मेरी बात। कुछ टाइम बाद क्लोरीन के अंदर आ गई लालच, बेटा लगा हाइड्रोजन के शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन कहती है कि अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्लोरीन के अंदर आई लालच और ये हाइड्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने लगा? खींचने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। अट्रैक्ट करने की वजह से पूरी तरह खींच नहीं पाया है, करने की वजह से इसके ऊपर आता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूर, इसलिए इसके ऊपर आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। Here you all the student can see that the hydrogen wears slightly positive charge and chlorine wears slightly negative charge. You can say that कि सर यहाँ पे दो पोल तो क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो बेटा एक ये कंपाउंड ऐसा था जिसमें दो पोल क्रिएट हो गए, और जिसमें पोल क्रिएट हो जाते हैं उसी कंपाउंड को आप क्या बोलता है? पोलर कंपाउंड बोलता है। बोलो बात कंफर्म है? कंफर्म है, ठीक है ठीक है। पोलर कंपाउंड का मतलब लड़के ने ये समझ लिया कि सर जिस कंपाउंड में एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो पोलर होंगे। पोलर में एक पे स्लाइटली पॉजिटिव और दूसरे पे स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस आते रहते हैं, ठीक है। आगे की बात में मैं बोलूंगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड समझते रहना ना, मैं तो वैसे लिख लिया। और नॉन पोलर के लिए मैं लिखता हूं कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है किसके? 0 के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। ये भी बॉक्स ले जाके कहीं रख दे इंपॉर्टेंट जगह। ये दो बॉक्स हाई दोनों जान गए तो पोलर नॉन पोलर माने तो कुछ नहीं, खत्म, सब खत्म। अच्छा तो एग्जांपल मैं देता हूँ लड़कों को। अरे यार काहे ले मुंह गिरा के पढ़ता है? ऑलवेज बी स्माइल, ऑलवेज कीप अ स्माइल, स्वीट स्माइल ऑन योर फेस। हाँ सबके लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है अगर वो 0 हो गया तो उसको नॉन पोलर बोलोगे। एग्जांपल में लड़का पूछेगा कुछ बताइए, तो बेटा जितनी डायटोमिक गैसेस हैं Cl2 ले लो, F2 ले लो, O2 ले लो, etc, जितने ऑल द डायटोमिक गैसेस आर द नॉन पोलर इन नेचर। जितनी डायटोमिक गैसेस हैं सब नॉन पोलर होती है नेचर में। कैसे होती है सिखा रहा हूं ना मैं। 2 क्लोरीन लिखा, मैंने बोल दिया कि Cl और Cl के बीच शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया। अच्छा अगर इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं बेटा 10 मानूं तो इस Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 10 होगी। और 10 - 10 इज इक्वल टू 0। अरे भाई ये तो ये वाला बॉक्स को सेटिस्फाइड करता है कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डायटोमिक में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, डिफरेंस 0 ही आएगा। अच्छा ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी अपनी तरफ खींच रहा है।
जितनी ताकत से ये इधर खींचता ना उतनी ताकत से ये इधर खींचता है। बताओ इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा कि इधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा ना, तो ना उसके ऊपर किसी के पॉजिटिव आएगा ना किसी के ऊपर नेगेटिव आएगा। हेयर देयर इज नो एनी चार्जेस क्रिएटिंग ऑन आइदर Cl इस वाले पे या आइदर Cl इस वाले पे। किसी Cl पर कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे। और जब किसी भी Cl पर कोई चार्जेस नहीं आते तो ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए जिनको आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हो। बोलो कंफर्म हो गई बात? पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स या पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बात एकदम कंफर्म हो गई ना? ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। कुछ चीजें अभी छूटी हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लो। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जितना तेजी से लेके इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह बनाते रहोगे बेटा, कंफर्मेशन उतना तेज। अच्छा, कार्बन के वर्सटाइल नेचर के लिए मैंने बोला था बेटा ना, यहाँ तक अभी जितनी भी बातें बताएं सब कुछ कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ बातें छूटी हैं। कुछ बातें मैं बोला था कि अभी बताऊंगा तो कंफर्म हो जाएगा। मैंने बोला था कार्बन के वर्सटाइल नेचर का जो रीजन है वो बस 2 ही है। मीन्स कार्बन के 30 लाख से ज्यादा के कंपाउंड हमारे यूनिवर्स में मिल रहे हैं। रीजन क्या है? तो रीजन बस 2 है कि कार्बन क्या है कि टेट्रावैलेंसी होती है, 4 वैलेंट इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो ठीक है, सब देख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इनकी 4 होती है। शेयरिंग करके ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड ये बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब कार्बन अपने से ही सिमिलर कार्बन के साथ एक चेन के द्वारा, है ना, बॉन्ड बना के लिंकेज के द्वारा जुड़कर एक लॉन्ग श्रृंखला मतलब लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। मैंने बोला ये वो चेन नॉर्मल चेन भी हो सकती, रिंग भी हो सकती और ब्रांच भी हो सकती। वही आपको बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो। तो कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है ना, एक लॉन्ग चेन बनाने की जो टेंडेंसी है उसी को कैटेनेशन बोलते हैं। और यही प्रॉपर्टी तो कार्बन के अंदर कूट कूट के भरी है। यही कारण है कि आज यूनिवर्स में इतना कंपाउंड इसका मिलता है। सबसे पहली बात इसमें मैं बताऊं आप लोगों को, तो मैं बोलता हूं नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन कार्बन का क्या होता है ना, सबको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता ना। ठीक है, मैं कुछ लॉन्ग चेन के बारे में एग्जांपल आप लोग को देता हूं। मैं बोला एक कार्बन दूसरे कार्बन से, थोड़ा बड़ा मैं लिखता हूं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा वाला तीसरे से, ऐसा जोड़ते चले जाते हैं। जितना जोड़ना चाहो जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा, अभी हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ना बचा है ना, ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन से ही जुड़ता है। ये जो कैटनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन की होती है वो हाइड्रोजन के साथ ही होती है, याद किया ना, हाइड्रोजन के साथ होती है। कभी कभी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन वगैरह आके, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब आके जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड बहुत से आते हैं। सब बताया जाएगा फिलहाल के लिए। अभी कार्बन मैंने बना दिया, मैंने बताया कि ये 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है जो एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन नॉर्मल चेन में जुड़ गए। अच्छा, हाइड्रोजन भर के इनकी वैलेंसी फिल कर लेते हैं। ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है? तो अभी तो एक ही बनाया, 3 इसको और बनाना है। 3 बनाने का मतलब लड़का लिख दिया 1 2 3 हाइड्रोजन, कंफर्म। अच्छा, ये कार्बन इधर से 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 बनाना है इसके साथ। ये वैलेंसी फिल करना सीख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये 2 कार्बन बना रहा हूं मैं, हाइड्रोजन लास्ट वाले पे 3 लगा लेता हूं। अभी कोई भी लड़का ये बोलेगा कि सर इस कार्बन के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड बन गया या 4 से कम बना, इसको देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जितने भी कार्बन है सब 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये एक नॉर्मल चेन। दूसरी बात, बहुत से, कोई जरूरी थोड़ी कि 5 ही कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी, 5 की 10 की 25 की 30 की, जितना की मन करे उतना की बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आएगी रिंग की। ये रिंग कैसा बनता है? तो यही कार्बन की लॉन्ग चेन को ऐसे साइड से पकड़ के ऐसे मोड़ के रिंग बना दो स्ट्रक्चर। तो रिंग के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर के लिए एटलीस्ट कितने? 3 कार्बन चाहिए होते हैं। मैं चलो मैं बना के दिखाता हूं तुम लोगों को। एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये कैटेनेशन बना लिया। अच्छा, इसके बाद 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3
4, ये भी कैटेनेशन बन सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये भी तो कार्बन का ही कंपाउंड है, साइक्लिक भाई। गोल मतलब एक क्लोज चेन बना रहा है ना, देखो ना क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, कहीं से ओपन नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन फिल करने की बात है तो बेटा मैं ऐसे बॉन्ड बना के दिखाऊं। अभी मैं क्या बोलता है कि 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दूं, या इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से ऐसे लिख देता हूं ना कि इसी कार्बन के बगल में 2 हाइड्रोजन लिख देता हूं, तो वो तो बात हो जाएगी। अच्छा, इसके भी बगल में 2 और यहाँ पे भी 2, तो सबके जगह हाइड्रोजन से वैलेंसिन की फिल कर लो ना। नेम की बात लड़कों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर बनाने के लिए तो बना दिए, नाम कैसे पता चलेगा। तो बेटा अब ना हाइड्रोकार्बन बता के नेमिंग सिखा दूंगा, सीख लोगे, सब कुछ आ जाएगा तुम लोगों को। एंड लास्ट बात आती है बेटा ब्रांच की, ब्रांचेस। ठीक है, ये ब्रांचेस क्या होते हैं? नॉर्मल भाई बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सुनो कि अगर कार्बन की ये कोई एक लॉन्ग चेन गई है, ठीक है, और इसी लॉन्ग चेन में कोई कार्बन नीचे इधर ऐसे सस्पेंड लटका हुआ है, कोई ऊपर लटका हुआ है, तो इसी को ब्रांच बोलते हो। क्या बोलते हो? लॉन्ग चेन में ऊपर नीचे इधर उधर कोई कार्बन अगर छूट गया, लॉन्ग चेन के अलावा छूटे हुए जितने भी कार्बन होते हैं उनको ब्रांच बोलते हैं। जो एकदम इजी लैंग्वेज में बता दिया ना। एक लॉन्ग चेन, सबसे पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की चूज कर लो, उसके अलावा ऊपर या नीचे जो भी कार्बन छूटे होंगे या जो भी सब्स्टिट्यूएंट छूटे होंगे उनको ब्रांच बोलते हो। ठीक है, मैंने इनकी वैलेंसी फिल करनी है, मैं यहाँ 3 लगा लिया, 2 का 1 हाइड्रोजन, 3 और यहाँ पे 3, ये कार्बन, इन्हीं दोनों को आप क्या बोलोगे कि सर यही तो ब्रांच है, यही क्या है, यही ब्रांचेस है बेटा। ठीक है ना। तो कार्बन कैटेनेशन करता है, अपने से सिमिलर कार्बन के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। हो सकता है कि उसका लॉन्ग चेन नॉर्मल हो, ये भी हो सकता है कि उसका लॉन्ग चेन रिंग वाला हो, और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ ब्रांचेस हो। ठीक है। अच्छा, इन सब का नेम कहाँ से आप दोगे, कैसे दोगे, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, कैसे बन गया, सब एकदम क्लियर होगा। एक एक पॉइंट से आईपीएससी सिखाऊंगा आज तुम लोगों को, इतना जितना मैं बता दिया। हाँ, बस वीडियो को पेशेंस से देखना होगा, स्किप करके देखोगे ना 1 मिनट का वीडियो अगर आपको छूट गया तो अगला 3 4 5 मिनट तक समझ में नहीं आएगा। स्किप वीडियो नहीं करते हैं। अगर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का फुल कॉन्सेप्ट तुमको चाहिए तो एक एक पॉइंट को मेरे पास समझते जाओ। अरे एक क्वेश्चन सा नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आ गया तो फिर मुझसे कहना कि सर आप बोले थे नहीं छूटेगा, छूट तो क्या। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो। ठीक है, आओ मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ, और जिसे इतना देर से ढूंढ रहे थे कि कब तक आएगा, कब से आएगा, वो अब चलेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को मैं दे दूं, बहुत सी चीज़ें तो बता दी हूँ अभी। ये सब ना, ये हालांकि ये आईपीएससी वगैरह जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है 10th के अकॉर्डिंग, तो आईपीएससी पे बहुत ज़्यादा जोर मत देना। मैं एक बेसिक सी क्लास बनाऊंगा जिसमें आईपीएससी सिखाऊंगा। फिलहाल में हाइड्रोकार्बन है, देखते हैं ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कहाँ से आए। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन, क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से क्लियर हो रहा है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन नाम से क्लियर हो रहा है कि सर ये तो हाइड्रोजन और कार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन से ही तो मिलके बना है, तो ऑब्वियस है ना बेटा, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हो गया ना, सिंपल सी बात। हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ के मिलने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लासिफिकेशन चेक करो इनका, तो हाइड्रोकार्बन को ब्रॉडली क्लासिफाइड जो किया गया ना भाई, वो किया गया 2 टाइप में। वो ब्रॉडली जो क्लासिफाइड किया गया वो किया गया 2 टाइप में। पहले वाले को बोला गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या है, तो बस इतना समझिए
कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। और यही कार्बन के बीच बॉन्डिंग मीन्स सैचुरेटेड में मैं बोल दिया कि सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में बोल दिया डबल और ट्रिपल होगा, तो बेटा यहीं से फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनको फिर से इनका जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर होता है इसी का नाम है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। ध्यान देना, ये लास्ट का एन, लास्ट का एन याद करना। और अनसैचुरेटेड को भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक को बोला गया, ध्यान देना, एक को बोला गया एल्कीन, ध्यान देना ईन, और दूसरे को बोला गया एल्काइन। एल्काइन मीन्स आइन। बहुत प्यार से एकदम अनोखा कॉन्सेप्ट अभी पहली बार तुम लोग को मिल रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डायरेक्ट एल्कीन, एल्केन, एल्काइन से नहीं स्टार्ट करते ना। अरे बता दिया ना मैंने, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। सैचुरेटेड का जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हो एल्केन। एल्केन के लास्ट में ये जो सफिक्स लगा है एन, इसी को मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो। एल्कीन के लास्ट में सफिक्स लगा होता है इन और एल्काइन के लास्ट में लगा होता है आइन। कुछ बातें इनमें सीख लिया जाता है। अच्छा, एल्केन ये जो आपने देख लिया, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देखते रहो। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इनमें जो सफिक्स लगता है, सफिक्स मतलब किसी नेम के लास्ट में लगता है, वो लगता है एन। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा लगता है। ठीक है, फार्मूला हो गया ये, सफिक्स हो गया ये। कौन सी ये रिएक्शंस दिखाते हैं? तो जनरली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ये शो करते हैं। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बताया जाएगा। अच्छा, एल्कीन्स की बात करते हैं। एल्केन में जनरली कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे भाई? एक के बॉन्ड तो होंगे। हाँ, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n। ध्यान देना, एल्केन का मैंने बताया कि जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होगा, जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा। अगर कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 2 का 2 गुना 4 और 4 2 6, मतलब C2H6। C2H6 होगा तो वो एल्केन का मेंबर होगा। अगर कार्बन 3 तो हाइड्रोजन उसका डबल करोगे तो 3 दूना 6 और 6 2 8, C3H8। अरे अभी सीख रहे हो ना तो सीखो ना धीरे धीरे। जनरल फॉर्मूला बेटा इसका ये हो गया। इसके लिए जो सफिक्स लगाओगे, सफिक्स लगता है इन। क्या सफिक्स लगता है? इन। अच्छा, और ये रिएक्शंस कौन सी दिखाते हैं भाई? तो ये जनरली रिएक्शन दिखाते हैं एडिशन रिएक्शन। याद किए रहना, कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? तो एडिशन रिएक्शंस को ये दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, एल्काइन में क्या होता है? तो इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में होती है बॉन्डिंग ट्रिपल। बेटा इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2। फॉर्मूला कैसे याद करोगे सीखो ना। जितना कार्बन उससे डबल से 2 ज्यादा, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो एल्केन। अभी जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल है तो एल्कीन, और जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल से 2 कम हो जाए -2, CnH2n-2। अगर 2 कम हो जाए तो वो एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में सफिक्स लगेगा एन, एल्कीन में इन, और एल्काइन में जो सफिक्स लगता है ना वो लगता है
आइन, क्या लगता है, आइन। और ये भी जो रिएक्शंस दिखाती हैं वो सिमिलरली एडिशन रिएक्शन ही दिखाती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात थी, नॉर्मल। मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल सीख लो बेटा। मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा, मैंने कहा जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल से 2 अधिक होना चाहिए भैया। लड़के ने कहा सर मैं 1 कार्बन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन कितना रखेंगे, तो 1 का डबल करोगे तो 2 और 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, CH4 आ गया ना, क्या आ गया, CH4। एक नॉर्मल बात जानते हो, भी कहीं जगह हो तो बता दो तुम लोगों को, स्पेस तो बन जाएगा ना, बनाओगे तभी तो बनेगा। चलो स्पेस में कुछ बना लेता हूँ आप लोग के लिए। और यहाँ पे कोई बहुत बहुत बारीक चीज, केमिस्ट्री की गिनती याद करो। 1 कार्बन को बोलते हो मेथ, 2 कार्बन को बोलते हो एथ, 3 कार्बन अगर दिखता है तो उसको बोलते हो प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। बहुत ज़्यादा थोड़ी सिखा रहा हूँ, बस 10 कार्बन तक की गिनती को तो याद करा रहा हूँ। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। देखो देखो कुछ बता रहा हूँ तुम लोग को। कार्बन जितना हाइड्रोजन डबल से 2 अधिक होना चाहिए। कार्बन 1 ले लिया तो 1 का डबल 2, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, CH4 बेटा 1 कार्बन है। और आप ही कहोगे कि सर 1 कार्बन का नाम तो आप बोले मेथ, और सफिक्स इसमें लगाना है एन, मेथ प्लस एन, नाम इसका बनेगा मेथेन। नाम क्या बनेगा, मेथेन। कहोगे कि तब दूसरा वाला भी लेके बता दीजिए, तो कार्बन अगर 2 लोगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, तुम ही बताओ। 2 का डबल होगा 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6। 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एथ, और लास्ट में लगाओगे एन, नाम बनेगा बेटा एथेन। नाम क्या बनेगा, एथेन। सिमिलरली जितना चाहो ना उतना एग्जांपल लिखते जाओ। मैं लेता हूँ C4H, कितना होगा, तो 4 दूना 8, और 8 में 2 जोड़ोगे तो 10। 4 कार्बन को लड़का क्या बोलता है, 4 को बोलते हो सर ब्यूट बोलते हैं, लास्ट में एन लगा लेना, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बोलो इतना कंफर्म हो गया, होने दो कंफर्मेशन, जितना बढ़ता रहेगा मजा उतना आएगा, ठीक है। सोचो सोचो सोचो, इधर उधर की बात में क्या करना मुझे। अभी यहां मैं लिखता हूं C2, अगर 2 कार्बन लिख दिया तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल। C2 लिख दिया तो H4, 2 कार्बन को बोलता है एथ, देखो ना ऊपर लिखा हूं मैं, और एथ के लास्ट में लगाना है इसमें इन, नाम होगा एथीन। अभी कंफ्यूज हो रहे थे कुछ देर पहले हो रहे थे कि सर एथेन एथीन क्या है, तो बेटा C2H6 है तो एथेन, C2H4 है तो एथीन। अच्छा और कुछ बात, C3H, 3 दूना 6, 3 कार्बन है तो प्रोप, लास्ट में लगाओगे इन, नाम हो जाएगा प्रोपीन। ETC जितना बनाना चाहोगे उतना बन जाएगा बेटा। अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ना। मैं लिखता हूँ C2H, कितना होगा, जितना कार्बन हाइड्रोजन डबल से 2 कम, तो 2 का डबल करोगे 4, 4 से 2 कम करोगे तो 2, C2H2। नाम 2 कार्बन को तो सब कहेंगे सर एथ तो बोलते हैं, बार बार पूछ रहे हैं एथ, लास्ट में क्या लगाते हैं बेटा आइन, नाम हो जाएगा इसका एथाइन। सीखो ना, सीखो यहाँ से। एथेन था, एथीन था, और ये है एथाइन। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या क्या अंतर है, सिंगल बॉन्ड वाले को एन एथेन, डबल बॉन्ड वाले को एथीन, ट्रिपल वाले को एथाइन। लड़का कहेगा दूसरा भी एग्जांपल इसमें भी दिखाएंगे, जरूर मानेंगे नहीं तो देख लो ना। C, 3 का डबल करोगे तो 6, 6 में से 2 कम करोगे तो 4। इसको बोलते हैं प्रोपाइन, ठीक है। अभी इतना जितना बताया ना सब कुछ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सा एक कोई अलग सा नोट्स बनाओ, नोट्स बना के सब बेहतरीन ढंग से लिख लो 4th चैप्टर में। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है बेटा। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये नहीं था, फिर भी आप जानते रहो सिलेबस में क्या था कितना था आपने सीख लिया है, ठीक है ना। और एकदम बेफिक्र रहिए, टर्म सेकंड के लिए आपके साथ
हर एक स्टेप से स्टेप मिलाकर खड़े रहेंगे। ईमैक्स क्लास चैनल से बस जुड़े रहिए, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट वीडियोस लेके आया हूँ टर्म सेकंड का। हर रोज एक नया वीडियो, नई टॉपिक्स और एकदम अपडेटेशन के साथ। कैसा अपडेट हो रहा है ना सिलेबस वगैरह, है ना। पिछली वीडियोस उसी टॉपिक पे गलती से दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि पिछला टॉपिक से, पिछले कॉन्सेप्ट से ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैच करे, बिकॉज बहुत ज़्यादा अपडेशन चल रहा है ना। ठीक है, मिलते रहिए इसी तरह से दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ते रहो। 10th का लेवल इतना बड़ा है। 10th का सबसे वीक लड़का जब 10th पास करके 11th में जाएगा ना, उससे पूछोगे 10th क्या था तो कहेगा कुछ नहीं था। तो अभी जिस चीज़ को आप नहीं देखो आपको पहाड़ दिखता है। जिस दिन 10th क्रॉस करके आओगे कहोगे सर 10th तो कुछ भी नहीं था। हाँ, इसीलिए सर भी सिखा रहे हैं आपको कि 10th कुछ नहीं है। बस इतना माइंड मेकअप करके पढ़ोगे सर ये तो नॉर्मल बात है बच्चों वाली, मैं पढ़ लूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।